हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था यूक्लिड ज्योमेट्री में, हमने कहा था कि जब भी हमें अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है तो एटलीस्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो जब आप इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तभी आपके पास एक लाइन बनेगी। इसका मतलब लाइन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि लाइन हैज एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। अब हम दूसरी बात जो कर रहे हैं एंगल्स की, तो एंगल्स का कांसेप्ट हमारा क्या है कि जब भी आपके पास 2 लाइन होंगी, लेट सपोज एक लाइन ये एल है और लेट सपोज आपके पास एक लाइन ये अभी एम है, जब भी ये 2 लाइंस एक दूसरे पर स्लांट होंगी यानी कि एक दूसरे पर गिरेंगी, लेट सपोज ये लाइन एल है और लेट सपोज ये आपकी लाइन एम है, तो तभी आपके कुछ ना कुछ ये एंगल्स क्रिएट होंगे। लेट सपोज ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, या ये एंगल बन गया, या आपका ये एंगल बन गया। तो इस चैप्टर में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स में देखेंगे कि जो भी आपके एंगल्स बन रहे हैं उनकी किस किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, या हम प्रॉपर्टीज किस तरह की देखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी 2 पैरेलल लाइंस हैं तो फिर हमारी एक लाइन उनके ऊपर फिर से स्लैंट हो जाएगी, और यहाँ पर भी हमारे इस तरह के कुछ एंगल्स हमारे बनेंगे। तो इन एंगल्स की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं वो सभी हमारा इस चैप्टर का डिस्कशन पॉइंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इंट्रो हमारा यही हो गया कि लाइंस हमारी क्या होती है, एंगल्स हमारा क्या होता है, ये आपको पता है और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी काफी कुछ पढ़ा है एंगल्स के बारे में। ठीक, तो हम उसका भी एक ओवरव्यू कर लेंगे फटाफट से। अब जो बेसिक टर्म्स और जो डेफिनेशंस है हमारी जो इस चैप्टर में यूज होंगी, एक बार उसको पहले गो थ्रू कर लेते हैं। अब लाइन सेगमेंट हमारी क्या होती है, लेट सपोज आपके पास ये कोई पॉइंट ए है और लेट सपोज आपके पास ये कोई पॉइंट बी है। जब आप पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला देंगे तो ये हमारी जो बन के आएगी फिगर, इसको हम बोलते हैं अपना लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को जनरली हम डिनोट करते हैं इस तरीके से ए बी, और उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारी आती है रे की। रे हमारी क्या होती है, एक तरह की लाइन सेगमेंट ही होती है, बस रे के केस में हम क्या करते हैं कि एक तरफ एक सिंगल एरो लगा देते हैं, और इसका जो डिनोट करने का तरीका है वो ये है कि आपने लिखा ए बी और ए बी के ऊपर आप एक इस तरह से एक रे बना दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, उस पर एक एरो लगा दीजिए। ये तरीका है मतलब लिखने का, ये हमारी रे होती है। थर्ड फिर हमारा लाइन हो गया। लाइन भी हमारी एक तरह की लाइन सेगमेंट ही होती है, बस उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों के दोनों तरफ अपन अपने एरोज लगा देते हैं, और जनरली जो आप लाइन को डिनोट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि ए बी और आपने दोनों तरफ ये एरो लगा दिए। लेकिन अपने चैप्टर में हम जितनी बार भी पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट को पढ़ेंगे या एरे को पढ़ेंगे या अपनी लाइन को पढ़ेंगे, तो हम इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे। डिनोट करने के लिए हम सिंपली ए बी लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, रे हो या लाइन हो। लेकिन डिनोट किया इस तरीके से जाता है, जो भी आप फिगर्स अपने बुक्स में देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है कि किसी लाइन में सिर्फ एक तरफ एरो लगा हुआ है, इट मींस वो रे है। अगर कोई एरो नहीं लगा हुआ किसी भी तरफ, इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट है। और अगर दोनों तरफ हमारे एरो लगे हैं तो आप ये कंसीडर कीजिएगा कि वो हमारी लाइन दी हुई है। उसके बाद फिर हमारा आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट्स जो कि लीनियर हो हमारे, यानी कि वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन में होंगे, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब सपोज करिए आपने एक लाइन बनाई है, लेट सपोज ये ए बी आपकी एक लाइन है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है, तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि एक ही लाइन में है। अब मैं आपसे कहूं सपोज कि आप एक लाइन बनाइए आपने ए बी, उसके बाद एक लाइन आप बनाइए लेट सपोज बी सी। ये लेट सपोज हमारी लाइन हो गई बी सी। अब अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखें, लेट सपोज ये आपका पॉइंट ए है, लेट सपोज ये आपका पॉइंट बी है और लेट सपोज ये आपका पॉइंट सी है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स हमारे हैं ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे हैं। और अगर ये पॉइंट्स हमारे एक लाइन में नहीं आ रहे होंगे तो हम इन पॉइंट्स को कहेंगे अपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक लाइन आपने ऐसे बनाई ए बी, और लेट सपोज एक लाइन आपने कुछ इस तरीके से बना दी, लेट सपोज बी सी। तो अगर आप पॉइंट्स देखें तो ए और बी एक लाइन में है, बी और सी आपके एक लाइन में है क्योंकि बी सी आपकी एक लाइन है और ए बी आपकी एक लाइन में है। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये 3 पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर या नॉन कोलिनियर अगर आपको कभी भी बताना है तो आपके पास कम से कम 2 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक लाइन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स होंगे, वो हमेशा कोलिनियर होंगे। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट्स मेरे नॉन कोलिनियर हैं, तो एटलीस्ट यू हैव मोर देन 2 पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लेके ये बता दिया है। उसके बाद फिर हमारी बात आती है आर्म्स की। अब आर्म्स हमारे क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने ये कहा था कि जब भी हम अपना एंगल बनाते हैं तो एंगल हमारा तभी बन के आता है जब हम 2 लाइंस को एक दूसरे पर स्लैंट कर देते हैं, एक दूसरे पर लाइंस को गिरा देते हैं।
अब एंगल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम देखिए इस तरीके से लिखेंगे एंगल की डेफिनेशन को। अब लेट सपोज आर्म्स के लिए आपने कहा कि आपके पास ये एक रे है, ये आपकी एक रे है। रेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और लेट सपोज आपने इसमें एक तरफ एरो लगा दिया। उसी तरीके से लेट सपोज आपने एक और रे बनाई इस तरीके से, लेट सपोज इसको आपने बोल दिया ए सी, ये भी हमारी एक रे हो गई। अब इसमें भी हमारा पॉइंट ए ये है और लेट सपोज ये सी पॉइंट है, लेट सपोज ये आपका बी पॉइंट है। आपने पॉइंट के लिए सपोज वहां पर एक डॉट प्लेस कर दी। अब ये जो दो रेज आपकी हो गई, अगर इन दो रेज का जो हमारा ये एंड पॉइंट है, मतलब एक एंड पॉइंट अगर हमारा सेम होगा तो उस एंड पॉइंट को तो हम बोलेंगे अपना वर्टेक्स, यानी कि ये तो मेरा हो गया वर्टेक्स। और आर्म्स हमारी क्या हो गई, ये जो आपकी आर्म्स बन गई, ये जो आपकी दो रेज हैं ये आपकी हो गई आर्म्स। दिस इज योर आर्म, दिस इज योर आर्म, और जो आपका ये बन के आया इसको आप बोलते हैं अपना एंगल। तो इसका मतलब अगर एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि आप दो रेज लीजिए, उन दो रेज का एक एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, जो कॉमन एंड पॉइंट है आपने उसको बोल दिया वर्टेक्स, और जो दो आर्म्स आपकी बन के आई उन दो आर्म्स को आपने, जो आपने दो रेज ली उन दो रेज को आपने बोल दिया कि ये हमारी क्या है, आर्म्स हैं। ठीक, तो अब हम उसको रेज नहीं बोलेंगे, अब उसको हम हमेशा अपनी टर्मिनोलॉजी में आर्म्स बोलेंगे कि आपको अगर एंगल अपना क्रिएट करना है तो एंगल आपका क्रिएट होगा जब भी आपकी दो आर्म्स होंगी और उनका एक एंड पॉइंट कॉमन होगा, तो हमारा एक एंगल बनकर आ जाएगा। अभी तक हम जो एंगल बना रहे थे हम इस तरीके से ले रहे थे, लेट्स सपोज ये दो लाइन है तो ये हमारी दो एंगल्स बन गए, ये हमारे ये दो एंगल्स ये बन गए। अब तक हम ये इस तरह से एंगल्स को बोल रहे थे, लेकिन अब हम जो एंगल्स को बोलेंगे वो इस तरीके से लेंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स क्या क्या पढ़नी है, हमें अभी पढ़ेंगे हम। उसके बाद लाइन, सेगमेंट, रे लाइन, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आर्म्स और वर्टेक्स हमने देख लिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब जो एंगल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो कौन कौन से एंगल्स हैं, ये भी आप अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। अब हमें अगर कोई भी एंगल बनाना है तो हम क्या लेंगे, एक आर्म हमने ये ले ली, एक आर्म हमने ये ले ली, ये हमने दो आर्म्स ले ली। लेट सपोज दिस इज ए बी एंड लेट सपोज दिस इज ए सी, ये हमारा बन गया एंगल। अब अगर ये कोई भी एंगल सपोज एक्स है, अब अगर इस x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है और अगर 90 से छोटी है तो इस तरह के एंगल को हम आपका बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये आप पढ़ चुके हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में, वो आपका एक्यूट एंगल होता है। अगर हमारी x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी तो इसको आप बोलते हैं अपना राइट एंगल। और राइट एंगल आपका कैसे बनेगा, एक आर्म आपकी ऐसे आएगी, लेट सपोज ए बी, और जो दूसरी आर्म आपकी आएगी वो आपकी ऐसे आएगी ए सी, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी जो x की वैल्यू है वो 90 से बड़ी हो जाए और 180 से अगर कम है, यानी कि x लाइज बिटवीन 90 एंड 180, तो इस तरह के एंगल को हम आपका बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल अगर आपको बनाना तो बनता कैसे है, लेट सपोज ये आपकी एक रे है ए बी और एक रे आपकी ये हो गई लेट सपोज ए सी, तो ये आपका जो एंगल हो गया दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आपका क्या होता है कि x की वैल्यू आपकी हो जाती है 180 डिग्री, यानी कि यहां से जब आपने बनाया तो एक तो आपकी आर्म ये हो गई लेट सपोज ए बी और एक आर्म आपकी हो गई लेट सपोज ए सी, यानी कि जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। दो आर्म्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, तो वो जो एंगल आपका बन के आता है दिस एंगल इज योर 180 डिग्री, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल हमारा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो कि आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल को आप कैसे बनाएंगे, विच इज x which is greater than 180 डिग्री and less than 360 डिग्री। तो इस तरह के एंगल को आप अपना बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि बनेगा कैसे, लेट सपोज अगर आपकी ये कोई रे है ए बी, तो अगर आप कोई रे बनाए अपनी इस तरीके से ए सी, तो देखिए 180 डिग्री एंगल तो तब बनता है जब आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाती और उससे अब ये बड़ा हो गया आपका एंगल, तो 180 से बड़ा हो गया, तो दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कौन सा एंगल है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि हम क्या कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इस इंटरनल एंगल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, जो कि 180 और 360 के बीच में होगा।
उसके बाद फाइनली हमारे दो एंगल्स इसमें और आते हैं, एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा वो हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एंगल ये है कोई भी, लेट्स सपोज इसको मैं बोल रहा हूं कि एंगल x है, और लेट्स सपोज ये कोई और एंगल आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये एंगल आपको दिया हुआ है y। अब अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस y की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़ेंगे वो एक साथ ही होने चाहिए। वो एंगल्स कहीं भी बन सकते हैं, अलग अलग लाइंस पर बन सकते हैं, अलग अलग रेस पर हो सकते हैं वो एंगल्स आपके, तो वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और सप्लीमेंट्री एंगल्स हम इनको कब कहेंगे, जब हमारी x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 हो जाएगी तो ये हमारे हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर आपके सामने सपोज कुछ एंगल्स इस तरह के बने हैं, लेट सपोज अगर आपसे कोई कहे कि एक एंगल ये है, लेट सपोज उसने आपको कहा ये 40 डिग्री है, और लेट सपोज एक आपने कहा कि ये एंगल आपका है लेट सपोज 50 डिग्री, और लेट सपोज आपसे कोई कहे ये एंगल आपका है 70 डिग्री, और लेट सपोज आपसे कोई कहे कि ये एंगल आपका है 110 डिग्री, लेट सपोज ये आपका है 45 डिग्री, और लेट सपोज बस यही यहाँ पे सपोज एंगल्स ये है। लेट सपोज आपका ए, या इसको आप बोल दीजिए ओ ए डी, लेट सपोज ओ सी डी, लेट सपोज ओ ई एफ, लेट सपोज ओ जी एच, लेट सपोज ओ पी क्यू, आपने बना लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप देखिए इसमें एंगल ए ओ बी, देखिए हम पढ़ कैसे रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। हमने एंगल को पढ़ा ए ओ बी, ठीक है, ए ओ और बी, हमने एंगल को इस तरीके से रीड किया अपना ए ओ बी। तो जो आपका एंगल ए ओ बी है इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप पढ़ें एंगल सी ओ डी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 50 डिग्री। अब अगर आप देखें एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना हो गया आपका 40 प्लस 50 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 90 हो गई। तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसी तरीके से अगर आप इन दो एंगल्स को देखें EOF कितना है 70, इसको अगर आप देखें GOH कितना है 110। अब अगर आप 70 और प्लस 110 करेंगे, 70 प्लस 110 करेंगे तो आपको कितना आ गया 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कि एंगल EOF एंड एंगल GOH आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल हमने आपको बनाकर दिखाया POQ। अब इस एंगल को अगर आप किसी के भी साथ लें तो ना तो ये किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ना ये किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट कि हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का आइडिया और क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए क्या बोला उसने यहाँ पर कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स उसने दिए हैं आपको, ठीक, आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि दो एंगल्स उसने आपको दिए और कहा कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो लेट सपोज जो मैंने आपको बताया, लेट सपोज ये मेरा कोई एंगल x है, लेट सपोज ये मेरा कोई एंगल y है। उसने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब तो एक ही हो गया कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 180 डिग्री होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ये बिल्कुल हमें पता है। अब उसने कहा कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये आपको रेशियो में दिए हैं, 2:3 का रेशियो है, यानी कि x और y का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है। यानी कि अगर एक एंगल आपका कुछ भी आप मान लें a है तो दूसरा एंगल, एक एंगल अगर आपका 2a है तो दूसरा एंगल आपका 3a होगा, 3 टाइम्स होगा। कुछ भी अगर आपके एंगल की वैल्यू है, सपोज आपके एंगल की वैल्यू 10 है तो 10 अगर है तो इसका मतलब एक एंगल 20 होगा और एक एंगल 30 होगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब इसको अगर हम निकालें क्वेश्चन को तो देखिए मेरा कहना हमेशा ये रहता है कि जब भी आपको रेशियो में चीजें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर हमें रेशियो दिया हुआ है कितना 2:3 रेशियो दिया हुआ है। अब आप ये अज्यूम कर लें कि जो हमारे पास दो एंगल्स हैं इसका मतलब एक एंगल है 2x और मान लीजिए एक एंगल आपका है 3x, यानी कि जो दो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल है आपका 2x और सीधा सीधा सा जो एक एंगल है वो आपका है 3x। रेशियो में दे रखा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका रेशियो है,
यानी कि एंगल्स मेरे इस तरह के हैं। अब हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि जो दो एंगल्स हैं उनका आप सम कर दीजिए। तो आपने सम किया 2x + 3x, आपको कितना आ गया 180 डिग्री के आप इक्वल रख दीजिए। ये आपका हो गया 5x = 180 डिग्री। ये x आपका कितना हो गया 5 से 15, 3 0 5 6 30, ये आपका आ गया 36। ये आपकी x की वैल्यू आई। इसका मतलब ये जो आपका एंगल हो गया ये कितना हो गया 2 × 36 यानी कि आपका हो गया 72 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया 3 × 36, ये आपका आ गया 180। तो ये दो एंगल्स हैं हमारे, यही उसने कहा था कि फाइंड द एंगल्स। तो एंगल 1 तो मेरा इतना हो गया, दिस इज योर एंगल 1 एंड लेट्स सपोज दिस इज योर एंगल नंबर 2। और अगर आप इनका सम भी करेंगे 72 + 108 का तो कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम इनको इवैल्यूएट कर लेते हैं जो भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट वर्ड इसने यूज कर लिया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर एक एंगल डिफर करता है फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट से, पहले आप यहीं पर रुक जाओ आप। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे क्या होते हैं, लेट्स सपोज ये कोई एंगल x है और लेट्स सपोज ये मेरा कोई एंगल y है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, सीधा सीधा भी हमने बताया कि x + y की वैल्यू हमारी कितनी होती है 90 डिग्री होती है, क्योंकि सम 90 होता है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, अगर आप देखें कि इफ एन एंगल, लेट्स सपोज कोई एक एंगल है x डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट जो भी है उससे कितना डिफर करता है बाय 10। इसका मतलब 10 का डिफरेंस है, यानी कि जो दो एंगल्स मेरे पास हैं, एक एंगल सपोज ये है कोई और एक एंगल सपोज मेरे पास ये है, तो इनमें डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है। यानी कि अगर एक आप x ले रहे हैं तो दूसरा एंगल आप 10 + x बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, 10 का डिफरेंस हो गया ना। अगर आप इसको 50 बोलेंगे तो ये आपको कितना हो गया 60 हो गया, इसको आप 40 बोलेंगे तो कितना हो गया 50 हो गया, इसको आपने 10 बोला तो कितना हो गया 20 हो गया। डिफरेंस 10 का है ना। अभी वो 90 है नहीं है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ अगर डिफरेंस आपको लिखना है तो डिफरेंस तो आप ऐसे लिखेंगे कि दो एंगल्स का डिफरेंस अगर 10 है तो आपने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि उसने कहा उसके कॉम्प्लीमेंट से डिफर हो रहा है 10 से, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि भैया इसका मतलब ये एंगल का सम और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा x + 10 + x आपका कितना हो जाएगा 90 हो गया। ये कितना हो गया x + x आपका हो गया 2x + 10 = 90। ये 2x आपका कितना हो गया 10 आपका उधर गया 90 - 10, ये आपका हो गया 80, या x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40 आ गई। इसका मतलब जो एक एंगल आपका आ गया वो तो आ गया 40 डिग्री, और जो दूसरा एंगल है वो कितना हो गया 40 + 10 यानी कि 50 डिग्री। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 40 + 50 आपका कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब अगर वो इस वर्ड को यूज ना करता कॉम्प्लीमेंट तो आप ये कहते हैं ना कि भाई एक इसका मतलब एंगल x है और दूसरा एंगल मेरा 10 + x है, ये तो आपकी ट्रू होनी है कंडीशन। और ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, क्योंकि उसने ये कहा क्योंकि ये जो दो एंगल है x और 10 + x ये डिफर कर रहे हैं और ये दोनों मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, वो मुझे इस वर्ड से पता लगा, तब हमने उस एंगल की वैल्यू निकाल ली। लास्ट है फिर इसमें ये बोल रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, इफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, इसका मतलब कोई भी एंगल आपके पास है, ये बोल रहा है कि उसका सप्लीमेंट, इफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, तो हम यहां पर लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम एंगल इक्वल्स टू x। मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई भी मेरे पास एंगल है वो x है, तो उसका सप्लीमेंट कितना हो गया 180 - x। तो अगर इतनी बात करें इफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल कितना हो गया, अगर एंगल x है सो सप्लीमेंट ऑफ एंगल अब आपका कितना हो गया बताइए, सप्लीमेंट ऑफ एंगल इट इज इक्वल्स टू 180 - x, क्योंकि तभी तो इनका सम 180 होगा। अगर एक एंगल x है तो दूसरा 180 - x होगा ना, क्योंकि सम करेंगे तभी तो 180 आएगा। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल कितना हो गया, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 180 - x हो गया। इज, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू साइन लगाएंगे बीच में, इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसी एंगल की बात कर रहे हैं, इट्स का मतलब इसी एंगल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसी एंगल का 3 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये अगर जो एंगल मेरा x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल कितना हुआ बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल कितना हो गया 90 - x।
तो हमें क्या कहा उसने कहा इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 3 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल कितना है 90 माइनस एक्स। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिख लें, क्योंकि अगर आप इक्वेशन लिख पाएंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें ट्राई क्या करना है कि ये इक्वेशन हम सबसे पहले लिख लें। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो सिंपल है, आपका अरिथमेटिक इक्वेशन है 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 into 90 और माइनस 3 into x। ये कितना हो गया 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 270 माइनस 3x। 3x को इधर ले आइए, 3x को आप इधर लाएंगे तो कितना हो गया 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 270, 180 को राइट साइड पर ले जाइए, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आए, तो कितना हो गया 2x इक्वल्स टू, और ये आपका हो गया 90, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 45 आ गई। अब आप देखिए आपकी x की वैल्यू 45 आ गई, तो अगर 45 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट देखते हैं तो इसका मतलब एंगल कितना है, एंगल 45 है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस एक्स हो गया, और इसका सप्लीमेंट कितना है, इसका सप्लीमेंट कितना हो गया 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 करेंगे तो आपको कितना आ गया ये 10 माइनस 5 बाई 5, और ये आपका बचा 7 में से 4 बाई 3 यानी कि 135। ये तो उसने बोला, इसका मतलब इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, तो सप्लीमेंट इसको वेरीफाई भी करिए, सप्लीमेंट ऑफ एंगल कितना है आपके पास, सप्लीमेंट ऑफ एंगल है 135, तो 135 इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना है 45, 3 into 45, देखिए वेरीफाई हो रहा है ना, क्योंकि 135 इक्वल्स टू 135, इसका मतलब हमने सही इवैल्यूएट किया। ठीक हो गया, चलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता लग गए क्या होते हैं। अब उसके बाद जो उसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आता है चैप्टर में वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी आपको पता है। तो सपोज करिए कि आपके पास ये कोई दो लाइंस हैं, अगर हम ये कहें कि ये दो लाइंस आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे को, तो ये लाइंस हमारी हो जाएंगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर आपके पास कोई दो लाइंस ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि कहीं पर वो मिल जाएंगी, चाहे तो लेफ्ट हैंड पर कहीं मिले चाहे राइट हैंड पर कहीं मिले, तो वो हमारी हो जाती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि अगर सपोज मैंने ये बनाया तो ये आपकी हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये आपकी क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जैसे लाइक आपका जो ट्रेन जो रेल्स आपकी चलती हैं रेलवे लाइन में, तो जो आपकी रेलवे लाइंस होती हैं वो रेलवे लाइंस आपकी एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एक लाइन की हम बात कर रहे हैं, बीच बीच में जंक्शंस होते हैं ठीक, लेकिन वो पैरेलल ही चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अगर ये मेरी एक लाइन है और ये मेरी दूसरी लाइन है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा अगर आप किसी भी पॉइंट पर इवेलुएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी सेम आएगी, जो इनके बीच में गैप होगा वो हमेशा सेम होगा, और इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या सॉरी डिस्टेंस बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा अगर सेम है, दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो लाइंस होंगी हमारी, वो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होंगी या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट ये भी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो दो स्ट्रेट लाइंस जब आप बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाएं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। वो देखिए ये भी मेरी दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस है इन दो लाइंस के बीच में वो हमेशा मेरा सेम है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, जो हमेशा कहीं ना कहीं मेरी इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे कुछ और इसमें एक्सियम्स वगैरह आती हैं, कुछ और एंगल्स आते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसी के ऊपर फिर हमारी ज्यादा एक्सरसाइजेस जो हैं इस चैप्टर में 6.1 और 6.2 इन्हीं के ऊपर बेस है। अब हमने लाइंस पढ़ ली, हमने एंगल्स पढ़ लिए, लाइंस का सारी बेसिक चीजें देख ली, एंगल्स के सारी बेसिक चीजें देख ली। फिर मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, अब जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, तो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज एंगल्स शो करते हैं, या जब हमारी लाइंस आती हैं और कोई पैरेलल लाइंस हैं और कोई तीसरी लाइन उनको कट कर रही है, तो फिर एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वही उन्हीं के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड है, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले इसमें कुछ एंगल रिलेशंस हम देखते हैं। हमारा आ गया एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब हो जाता है उसका नियर वाला कौन सा है या उसका पड़ोसी कौन है। ठीक, तो सपोज करिए
अगर आपके पास ये मैंने कुछ बनाकर दिखाया तो मैं कहूं कि अगर यहाँ पर मेरा कोई एक एलिमेंट है या कुछ भी रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका एडजेसेंट ये है और इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी हो गया हमारा। ठीक, अब एडजेसेंट यहाँ पर एंगल्स की बात हम कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। कोई भी दो एंगल्स मेरे एडजेसेंट कब होंगे, टू एडजेसेंट एंगल्स कब कब कहेंगे कि ये दो एंगल्स मेरे एडजेसेंट हैं, इफ दे हैव सेम वर्टेक्स। पहली बात हो गई वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, यानी कि वर्टेक्स का मतलब क्या था, जब हमारी जो दो रेज बनती हैं उन दो रेज का एंड पॉइंट जब सेम होता है हमारा, तो वर्टेक्स हमारी सेम होनी चाहिए, यानी कि दे हैव सेम एंड पॉइंट। उसके बाद दे हैव अ कॉमन आर्म, इनकी एक आर्म कॉमन होगी। ठीक है, एक आर्म कॉमन होगी, वो कैसे आएगी कॉमन आर्म वो भी देखेंगे। और अनकॉमन आर्म्स आर ऑन अदर साइड, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इसको पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि बनेगा कैसे हमारा ये। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा कि वर्टेक्स हमारी सेम होगी, ये मुझे पता है अभी। तो वर्टेक्स अगर सेम होगी तो भैया जो एंगल्स हमारे बनते हैं वो उसी तरीके से बनते हैं, इतना तो हमें पता है, क्योंकि लेट्स सपोज वर्टेक्स आपकी ये हो गई, लेट्स सपोज दिस इज योर बी, लेट्स सपोज दिस इज योर सी, तो ये तो हमें पता लग गया दे हैव सेम वर्टेक्स, ये हमने बना दिया। उसके बाद उसने बोला दे हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कब आएंगी, अब इसमें तो कोई कॉमन आर्म है नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं अभी कि एक आर्म और ड्रॉ करते हैं, और एक आर्म जो ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज हमने ये एक आर्म और ड्रॉ कर दी, लेट्स सपोज इसको हमने बोल दिया डी, ए डी। ये आर्म ही तो है ना, बताया था मैंने आपको आर्म क्या होती है, एक रे होती है हमारी। तो ये मेरी कॉमन आर्म हो गई जो कि ए बी और ए सी के मैंने बीच में बना दी, यही है वो, दे हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मतलब क्या है कि वही वर्टेक्स यूज करेगी ये वाली। अब जो ये अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म मेरी कौन कौन सी हो गई, ये वाली ए बी और ए सी, ये मेरी क्या हो गई अनकॉमन आर्म। तो मैं लिख दे रहा हूं दिस इज अवर कॉमन आर्म एंड दीज टू आर्म्स आर अवर uncommon arms. These are my uncommon arms. Uncommon arms are on either side of the common arm. तो जैसे common arm है, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई, तो इस तरह के जो दो एंगल्स बनते हैं, ये जो दो एंगल्स बने, ये एंगल्स हमारे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, तो इसका मतलब अगर डायरेक्टली हमें लिखना है, अगर ये हमारा कोई एंगल है, ये कोई एक कॉमन आर्म है, तो ये जो मेरे दो एंगल्स हुए, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होगा, और जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अलग अलग तरफ होगा, एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा। ठीक है, अभी सपोज अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स सपोज ये मैंने कुछ बनाया, ठीक है, ये अभी सपोज मैं कह रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल, क्या ये एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल के लिए क्या कंडीशन है, पहले तो वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए जो यहां पर है, क्योंकि वर्टेक्स देखिए कॉमन है, इसकी भी वर्टेक्स कॉमन यही है, और इस एंगल जो ये बना इसकी वर्टेक्स भी यही कॉमन है। क्या इनकी कोई कॉमन आर्म है, इस एंगल की और इस एंगल की कोई कॉमन आर्म है। अब अगर आप बनाएं, लेट्स सपोज ये O है, लेट्स सपोज ये A है, लेट्स सपोज ये B है, लेट्स सपोज C है, लेट्स सपोज ये D है, तो इनकी आर्म्स कौन कौन सी हैं, इसकी आर्म तो है मेरी OC, और इसके आर्म मेरी कौन सी है, OC और OD है, इसके आर्म मेरी कौन सी है, OA है और OB है। क्या कोई इनमें कॉमन आर्म आ रही है आपकी, नहीं आ रही है कोई भी कॉमन आर्म। कॉमन आर्म नहीं है, इसका मतलब ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, आर्म कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, आर्म कॉमन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर है AD मेरी कॉमन आर्म है, और जो मेरी अनकॉमन आर्म्स है वो उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ होने चाहिए। तो उस तरह के जो हमारे एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अपने एडजेसेंट एंगल्स। मेरे ख्याल से डेफिनेशन ये बिल्कुल क्लियर आपको हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है, ये हमारा रिमूव हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको देखिए आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के केस में उसने क्या कहा,
टू एडजेसेंट एंगल्स, इसका मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की जब बात कर रहा है तो उसमें भी वो एडजेसेंट एंगल्स की ही बात कर रहा है, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा एडजेसेंट एंगल्स ही होंगे। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये कब बनाएंगे लीनियर फॉर्म ऑफ एंगल्स? इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब ये जो दो आपने दो अनकॉमन आर्म्स बनाई थी, इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेस, आर अपोजिट रेस। इसका मतलब क्या होगा सीधा सीधा कि आपने अभी ये जो बनाया था अपना और इसके बीच में आपने ये जो दो एंगल बनाए थे अपने, जिनको आपने कहा था एडजेसेंट एंगल, अगर मेरी ये वाली रे और एक ये वाली रे, यही तो है मेरे दोनों अनकॉमन आर्म्स, अगर ये मेरी इस तरीके से हो जाएंगी तो ये जो मेरे पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, जो मेरे दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, ये मेरे हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि अगर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाए तो किस तरह के बनेंगे वो हमारे, देखिए वो हमारे बनेंगे कुछ इस तरह के कि ये हमारी एक आर्म हो गई और जो दूसरी आर्म है वो क्या है, अपोजिट रेज है। यानी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, लेट सपोज ये आपका सी है और लेट सपोज ये आपका कोई एक कॉमन आर्म है, मान लीजिए आपने इसको डी बोला हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स तो है क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और टू अनकॉमन आर्म्स जो है वो इस कॉमन आर्म के एक दूसरे की तरफ है। अब साथ के साथ हुआ क्या कि इन दो एडजेसेंट एंगल्स ने जो इनका सम हो गया वो सम आपका हो गया इस तरीके से 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट रेज हो गई ना, अपोजिट रेज अगर हो गई तो इसका सम भी हमारा 180 हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर बन गया मतलब स्ट्रेट लाइन हमारा बन गया, स्ट्रेट एंगल वहां क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसके हमारे थ्योरम भी है इसके ऊपर कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो हमारे 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इसका मतलब जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें कुछ रिलेशन है क्या? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में हमने बोला था कि वैसे दो एंगल्स जो हमारे जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब लेकिन आप ये देखिए, लेट सपोज ये आपका एंगल है कोई भी 50 डिग्री और लेट सपोज ये आपका कोई भी एंगल है लेट सपोज 130 डिग्री। अब अगर आप इन दो एंगल्स को सम करेंगे तो इनका सम कितना आ गया, 180 आ गया। तो यहां पर आप इजीली बोल देंगे कि ये दो एंगल्स मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन ये दो एंगल्स मेरे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स जरूरी नहीं है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है, लेट सपोज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है, लेट सपोज ये आपका एंगल है 40 और लेट सपोज ये आपका एंगल है 140। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपके हैं, यानी कि वो दो एडजेसेंट एंगल्स वो आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, साथ के साथ ये दो एंगल्स मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सम 180 डिग्री होना चाहिए और वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखिए डेफिनेशंस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कंडीशन यही है, टू एडजेसेंट एंगल्स वो एडजेसेंट एंगल्स ही होने चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट इसमें हमारा आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि एक तो है ये अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे बनेंगे? टू एंगल्स आर कॉल्ड, अब देखिए टू एंगल्स की बात करी, उसने नहीं कहा यहां पर एडजेसेंट होने हैं। टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कब कहेंगे उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अब डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी लगती है देखने में कि कौन से आर्म्स किस तरह के अपोजिट रेज, तो वैसे आपको पता है ये, मैं सीधा बता देता हूं। लेट सपोज ये आपकी एक लाइन है, लेट सपोज ये आपकी एक लाइन है, लेट सपोज दिस इज ए बी, लेट सपोज दिस इज सी डी। अब आप यहां देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं लेट सपोज ये मेरे दो एंगल्स हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कब? इफ देयर आर्म्स, देखो इसके आर्म कौन से हो गए, ये वाले आर्म हो गए, और इसके कौन से आर्म हो गए, ये वाले आर्म हो गए। इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, तो एक पेयर तो ये बन गया अपोजिट रेज का कि ये रे और ये रे एक दूसरे के अपोजिट है, और एक पेयर ये बन गया ये रे और ये रे, तो दो पेयर बन गए ना अपोजिट रेज के। जैसे सपोज कि अगर ये कोई पॉइंट मेरा O है, आप देखिए दोबारा बनाइए, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ओ ए
और ओ बी ये अपोजिट रेज हैं क्योंकि एंड पॉइंट सेम है, ओ इधर है ओ बी इधर है। इस तरीके से ओ सी और ओ डी ये दो अपोजिट रेज हैं। तो अगर इन दो अपोजिट पेयर में इन दो पेयर्स में जो अपोजिट रेज के पेयर्स हैं इनके बीच में जो हमारे एंगल बनते हैं वो हमारे एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हालांकि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपके पास कभी भी दो लाइंस बनी है तो आप डायरेक्टली देख के बता देंगे कि हाँ ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, या ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस याद रखिएगा, इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर अभी हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो अब देखिए इसमें हमारी एक्सियम आ गई, इसी के ऊपर जो भी हमने पढ़ा है। इसमें इसने कहा कि इफ अ रे, रे हमें पता है क्या होती है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देखो उसने क्या बोला, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, लाइन उसने आपको दी है। अगर लाइन उसने आपको दी है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल वो बनाती है हमारी लाइन। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये हमारी कोई रे है, लेट्स सपोज कोई भी रे है, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज O, लेट्स सपोज दिस इज A, लेट्स सपोज दिस इज B, लेट्स सपोज दिस इज C। तो इफ अ रे लेट्स सपोज OC स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये लाइन है AB, then the sum of two adjacent angles, तो ये दो adjacent angle बन गए मेरे, एक ये बन गया और एक ये बन गया, let's suppose this is x, let's suppose this is y, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। और ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्सियम है। तो एक्सियम क्या होती है, जो हमने अभी यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइन है आपकी, अगर लाइन है तो अगर ये रे नहीं भी होती तो ये पूरा एंगल कितना है आपका 180 डिग्री है, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल होता है। अब अगर इसके बीच में आपने एक रे बना भी दी तो ये दो मेरे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, तो ऑब्वियसली जब पूरे का सम 180 डिग्री है तो उसके बीच में अच्छा दिस प्लस दिस कर लो तो 180 तो होना ही होना है। या जो इसकी हमारी एक्सियम 6.2 है, जो इसका रिवर्स है, वो क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं इसका मतलब वो मेरी अपोजिट रेस है या वो मेरी एक लाइन बनाएंगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि अगर आपके पास, अब उसने आपसे क्या कहा कि ये, उसने नहीं कहा आपसे कि ये लाइन है, उसने कहा कि भैया ये हमारी एक रे दे रखी है खाली और ये दो एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं। अब उसने ये कहा कि भाई अगर आप कभी भी x प्लस वाई करेंगे और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारी एक लाइन है, इट मींस AB इज अ लाइन, अदरवाइज AB लाइन नहीं है। किस केस में ऐसा हो सकता है, लेट्स सपोज ये O A, लेट्स सपोज दिस इज B, लेट्स सपोज दिस इज C, ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे x प्लस वाई 180 नहीं है, x प्लस वाई 180 नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे AB मेरी लाइन नहीं है, ठीक है बिल्कुल। तो ये एग्जाम भी हमें क्लियर हो गई है। अब एग्जाम्स के एग्जाम्स को पढ़ के हम अपनी थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर अब आपकी एक थ्योरम आती है 6.1, उसमें इसने कहा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अब उसने कहा दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट लाइन हमें पता है, इंटरसेक्ट हमको पता है कैसे होती है, लेट्स सपोज ये दो लाइंस हैं, हमने इंटरसेक्ट कर लिया, हमने बना लिया, ठीक। अच्छा मैं यहाँ पर चाहे एरो बनाऊं चाहे ना बनाऊं तो आप उसको लाइन ही कंसिडर करिएगा, आप उसको मत मान लीजिएगा कि लाइन सेगमेंट है। लेट्स सपोज ये मेरी कोई लाइन है AB, लेट्स सपोज ये मेरी कोई लाइन है CD। उसने क्या कहा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रही है, AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, दिस वन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दूसरे कौन से हो गया, एक ही हो गया। देखो बनाने का तरीका क्या है एक्चुअली में कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेट्स सपोज कोई दो लाइन है तो ये और ये। अब ना इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, एक आर्क बनाया, एक आर्क बनाया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है और इक्वल है। ऐसे यहाँ पर मैंने दो बनाई तो दो का मतलब ये डिनोट कर रहा है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने सिंगल बना दिया, यहाँ पर आपने एक डंडा लगा दिया इसके ऊपर और लेट्स सपोज यहाँ पर आपने दो लगा दिए, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे भी आप कर सकते हैं। तो खैर ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है, उसने कहा कि ये मेरे इक्वल होंगे, इसको प्रूव करना है। अब इसको हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सियम। एक्सियम क्या कहती है कि अगर कोई मेरे पास लाइन है, बीच में मेरे पास कोई एक रे है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये मुझे पता है, ठीक, ये मेरी एक्सियम है। चलो अब उसी एक्सियम की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं। देखिए हमें प्रूव क्या करना है, अगर लेट्स सपोज ये मेरा O है,
हमें क्या प्रूव करना है, अब इसको देखिए, प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये तो हमें प्रूव करना है, या COB या BOC कुछ भी आप लिख लें, चाहे तो आप इसको COB लिख लें चाहे आप BOC लिख लें, वो एक ही बात है। तो BOC इज इक्वल टू AOD, एंगल AOD, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, प्रूफ पर आइए। देखो जब भी आपके पास क्वेश्चंस इस तरह के आए ना प्रूफ करने वाले, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई उनको अगर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन जब थोड़ा प्रूफ आ जाए तो लगता है कि हमें याद करना पड़ेगा। तो कुछ याद नहीं करना आपको, ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें सबसे पहले एक्सियम लगाइए। एक्सियम कैसे लगेगी? एक्सियम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है, उस लाइन पर अगर आपकी कोई भी रे है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहां पर अगर हम अपनी एक्सियम 6.1 लें, जो भी हमने देखी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहां पर देखो AB एक लाइन है, आपकी AB लाइन है, और ये जो आपकी OC है ये एक रे है। OC अगर रे है, AB आपकी एक लाइन है, तो दो एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? एक एडजेसेंट एंगल आपका ये हो गया और प्लस ये हो गया, तो इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ AB is a line, if AB is a line and OC is a ray, then हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ these two adjacent angles, क्या क्या हो गया? AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB लिख लो चाहे BOC लिख लो, प्लस एंगल BOC, कितना हो गया आपका? 180 डिग्री हो गया। ये बिल्कुल बात क्लियर है। एक्सियम से लिखा मैंने, ये एक्सियम से लिखा, वापस से मैं ये एक्सियम लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब पहले तो मैंने ये लाइन ली थी, लेट्स सपोज अब मैं ये वाली लाइन ले लेता हूं। अब सपोज अगर आपके पास CD एक लाइन है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इफ CD इज अ लाइन, अगर CD एक लाइन है और लेट्स सपोज OB उसके ऊपर एक रे है, एंड OB इज अ रे, OB अगर रे है तो CD एक लाइन है, OB एक रे है, तो दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बनेंगे? दिस प्लस दिस, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल BOD, यानी कि मैं क्या कहूंगा? एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। एक्सियम कहती है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, एक्सियम कहती है। लेट्स सपोज इसको मैंने बोल दिया पॉइंट नंबर 2, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। अब इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 मैं दोनों को इक्वल कह सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। इसका मतलब मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। ये हो गया, दोनों तरफ से BOC कट गया, तो खाली क्या बचा आपका? AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, हेंस प्रूव। क्योंकि AOC आपका क्या था? ये तो था आपका, ये तो था आपका AOC ये वाला था, और BOD आपका ये वाला हो गया, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल आ गए। अब अगर आपको ये वाले दो इक्वल प्रूव करने हैं, तो ये वाले प्रूव करने के लिए क्या करोगे? वही एक रे ये वाली लोगे, दिस प्लस दिस 180 कर दोगे, और एक रे ये वाली लेके दिस प्लस दिस 180 कर देना, तो ये वाले आपके दो एंगल्स मिल जाएंगे। आप इनको प्रूव कर दो कि ये मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने थ्योरम भी अपनी प्रूव कर ली है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल अपने स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? आइए देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 में आपसे क्या बोल रहा है? इन फिगर लाइन्स PQ, ये लाइन PQ है, एंड RS, ये लाइन RS है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसको पॉइंट आप O पॉइंट बोल दीजिए, इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट O पर। इफ एंगल POR यानी कि POR और एंगल ROQ यानी कि ROQ कौन सा हो गया आपका? ROQ, POR और ROQ का फिर रेशो दे दिया उसने, रेशो दे दिया 5x। मैंने फिर अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी एंगल मेरा x है, कुछ भी एंगल की वैल्यू अगर x है, तो इसका मतलब POR 5x होगा और ROQ मेरा 7x होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? लेट एंगल POR इज इक्वल्स टू 5x, तो एंगल ROQ इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 7x हो गया ना, क्योंकि देखो रेशो दे रखा है ना,
क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे POR को ROQ से अगर आप डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा 5x/7x आएगा। x से आपका x कट गया तो 5, ये तो बचा, ये तो आपको दे रखा है ना। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लो POR आपका 5x है और POR आपका कितना हो गया, POR ये आपका लेट्स सपोज 5x है और ROQ लेट्स सपोज ये आपका हो गया 7x। ठीक, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो सारे एंगल्स निकालने हैं। तो बड़ा सिंपल हो गया। देखो अब आप अगर देखें इसको, ये क्या है, ये लाइन है, ये क्या है, ये रे है। इसका मतलब ये दो क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए दोनों। और एक एडजेसेंट एंगल 5x है, दूसरा एडजेसेंट एंगल 7x है। तो सीधी सीधी सी क्या बात हो गई। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि एज पर एक्सियम 6.1, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर दीजिए 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो कहती है एक्सियम। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 180/12, 2 से काट दिया, 2 6 12, 2 9 2 3 6, 2 45 और 3 15 45। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो हम क्या कहेंगे, सो एंगल POR कितना हो गया 5x है, यानी कि 5 × 15, तो 5 × 15 आपका कितना हो गया 75 डिग्री। और अगर POR आपका 75 डिग्री आ गया तो ये दो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यही आपका एंगल हो जाएगा QOS। और एंगल ये ROQ आपका कितना हो गया, ROQ आपका हो गया 7x, ये आपका हो गया 7x, तो 7 × 15 ये आपका हो गया 105 डिग्री। और ये जो आपका एंगल है ROQ, ये जो एंगल है POS, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला। तो ये भी आपका एंगल कितना हो गया POS। तो ये मेरे सारे एंगल्स आ गए 75, ये आपका हो गया 105, ये आपका हो गया 105। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया एग्जांपल 1। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। इन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। देखिए अब यहाँ पर एक लाइन दी है आपको, POQ एक लाइन है। तो लाइन है, ध्यान दीजिएगा, लाइन का मतलब क्या हो गया कि इसके बीच में जितनी भी रेज होंगी, अगर उन सारे एंगल्स जो भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री आना चाहिए, ये हमारी एग्जाम कहती है। तो इस फिगर में रे OS, तो OS का मतलब ये हमारा ये वाली रे हो गई, स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। रे OR एंड रे OT, ये भी दो हमारी रे है, एक OR रे है और एक हमारी OT रे है। यहाँ पर उसने बोला कि हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल POS और एंगल SOQ के। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये देख लीजिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक ये एंगल है, लेट्स सपोज OA, लेट्स सपोज ये B। अब अगर आप इस एंगल का कोई एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये लेट सपोज जो OC है, अगर हम ये कह रहे हैं कि OC जो रे है वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये टोटल एंगल मेरा लेट सपोज 80 है तो ये एंगल भी 40 होगा और ये एंगल भी मेरा 40 होगा। ये मतलब हमारा होता है एंगल बाइसेक्टर का। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया उसने, एंगल बाइसेक्टर्स दिए हैं कि ये जो हमारी रेज हैं OR और OT ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अगर OR मेरा एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर OR मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि POR और ROS ये मेरे इक्वल है। इसका मतलब आपका हो गया एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROS, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से अगर उसने आपसे कहा कि OT आपकी एक रे है जो एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर OT भी आपका एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया SOT इज इक्वल्स टू एंगल TOQ, यानी कि एंगल SOT इज इक्वल्स टू एंगल TOQ। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया। देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो जितना इनपुट आपको क्वेश्चन से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चीजें लिखते चले जाएं, ठीक, तो चीजें इजी हो जाती है फिर सोल्व करना। तो OS के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग जो हमें निकालना था हमने देख लिया। उसके बाद उसने बोला कि अगर एंगल POS, अब आपका POS कौन सा है, ये वाला एंगल POS, ये जो पूरा एंगल आपका है POS, ये उसने आपको दिया X अगर है तो आपसे बोल रहा है ROT निकालिए।
यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। ठीक है, अब ये उसने आपको x दे दिया, तो अगर आपका आंसर x में भी आता है तो वो अचरज वाली बात नहीं है, सरप्राइजिंग बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि उसने एक वेरिएबल लिया है इनपुट में। ठीक, अब इसको हमें निकाल कर देखना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसने जब आपको ये वाला एंगल दिया है x, ये उसने दिया POS की वो बात कर रहा है। अब अगर हम ये लाइन लें POS और यहां पर ये हमारी रे है S, सॉरी ये है आपकी PQ और ये आपकी है S, ये उसने आपको x दिया है, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये हमें इनपुट में दिया हुआ है कि ये हमारी लाइन है। अगर ये हमारी लाइन है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया ना कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ ये कितना है आपका 180 डिग्री होगा। इसका मतलब POS आपको x दे दिया, यानी कि x प्लस एंगल SOQ आपका कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंगल SOQ आपका जो हो गया वो आपका 180 माइनस x होगा। इसका मतलब ये जो एंगल मेरा है ये आपका हो गया 180 माइनस x। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ये 180 माइनस x है, इसका मतलब ये तो पूरा x हो गया, ये मेरा पूरा हो गया 180 माइनस x। अब इसको थोड़ा सा अगर आप और देखें एनालाइज करके कि ये हमारी लाइन है, मैं वापस से बना दे रहा हूं POQ। अब मैं सिर्फ उसको कंसीडर कर रहा हूं जो मुझे एंगल निकालना है। ये है सपोज ये है, ये R है आपका और ये आपका T, क्योंकि आपको ROT फाइंड आउट करना है तो ये मैंने ROT अपना निकाल लिया है, मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये जो OR थी मेरी कहीं ना कहीं बीच में S है, मुझे ये भी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल है। सिमिलरली ये जो एंगल है और ये एंगल है ये भी मुझे दिया हुआ है। अब आपके पास ये पूरा एंगल कितना है POS x है। इसका मतलब अगर आप सीधा सीधा देखें तो ये कितना हो गया आपका एंगल x/2, ये भी आपका कितना हो गया x/2। उसी तरीके से ये जो पूरा एंगल आपका है SOQ आपने कितना निकाला 180 माइनस x। इसका मतलब ये भी मेरा कितना हो गया 180 माइनस x डिवाइड बाय 2 और ये भी कितना हो गया मेरा 180 माइनस x डिवाइड बाय 2। यही तो आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना था, आपको तो सिर्फ ये निकालना है ना, ROT आपको निकालना है। तो अगर आप ROT को देखें तो ROT क्या है आपका, आप यहाँ पर अगर देखें ये लिख देते हैं इसको। अब अगर आप एंगल ROT अपना देखें तो ROT इज इक्वल टू ROS प्लस एंगल SOT। ROS कितना हो गया, ROS आपका है x/2 और SOT आपका कितना हो गया 180 माइनस x/2। इसको आप निकाल लीजिए, कितना हो गया 2 आपका एलसीएम आ गया, ये आपका हो गया x प्लस 180 माइनस x, यहाँ x आपका कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया खाली 180/2, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई, सॉरी ROT की आपकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी कि जो हमें निकालना था आंसर इज 90 डिग्री। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने फिर वही एक्सडीएम यूज करी है यहाँ पर भी। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में आपसे क्या बोल रहा है इन फिगर। हाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया है फिगर में OP, OQ, OR, OS, ये आपकी 4 रेज हैं, ये बनी हुई आपकी OP, OQ, OR और OS, ये हमारी 4 रेज हैं। प्रूव करना है कि POQ यानी कि दिस POQ प्लस QR यानी कि ये QOR प्लस SOR यानी कि ये SOR और प्लस POS यानी कि प्लस POS यानी कि ये, इन सभी का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। वो 360 होता भी है, लेकिन अभी इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, तो आपको वापस से वही एक्सियम्स अपनी यूज करनी है। अब देखिए जो एक्सियम थी हमारी, एक्सियम में हमारा क्या था कि लाइन थी वो, यानी कि एक लाइन थी, यानी कि जो 2 रेस थी वो एक दूसरे के अपोजिट थी। तो यहाँ पर हमें इस तरह की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कैसे लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सियम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि हमने यहाँ पर इस लाइन को इधर की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है और लेट सपोज ये आपकी है कोई भी x, एज्यूम आपने कर लिया, यानी कि हमने इस OQ के अपोजिट में एक रे बना दी OX। अब जब आपने ये रे बना दी तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया, इट मींस एंगल XOP, ये एंगल XOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ, ये आपका कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हो गया ना दोनों के दोनों, और ये लाइन बन गई हमारी पूरी, हमने अपोजिट रे ड्रॉ करी है। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंगल XOS
यानी कि एंगल XOS प्लस एंगल SOQ प्लस एंगल SOQ, ये भी आपका 180 डिग्री हो गया। हमने एक लाइन पूरी ड्रॉ कर दी, ऊपर जितने भी थे दिस प्लस दिस एडजेसेंट एंगल को 180 लिख दिया, जो नीचे था उसको भी 180 लिख दिया। अभी आप इससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, अभी आप मान लें कि वो आर है ही नहीं मेरा, तो अगर खाली यही रे होती तो दिस प्लस दिस हम लिख देते 180। अब अगर आप देखें ये जो पूरा एंगल है आपका एंगल SOQ, SOQ को आप ये तो लिख सकते हैं एंगल SOR, ये जो एंगल आपका है SOQ, इसको आप ये तो लिख सकते हैं एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, यानी कि दिस प्लस एंगल ROQ, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखो जितने इक्वेशंस आप पहले लिख सकें वो आप सारी इक्वेशंस लिख लीजिए। लेट्स सपोज दिस इज 1, लेट्स सपोज दिस इज 2, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब उसने क्या कहा कि ये भी 180 है, ये भी 180 है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, इनको आप ऐड कर दीजिए। अब जब आपने ऐड किया तो कितना आ गया एंगल, अब जब आपने ऐड किया तो एंगल कितना आ गया, ये आपका एंगल XOP प्लस एंगल POQ प्लस ये एंगल XOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180, हमने ऐड कर दिया इसको। उसके बाद ये कितना हो गया आपका XOP प्लस XOS, XOP प्लस XOS, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, POS लिख सकते हैं, इन दोनों का आप एंगल POS लिख सकते हैं, ये आपका POS हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया एंगल POQ, ये आपका हमने POQ लिख दिया। और जो SOQ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, SOQ को आप ये लिख सकते हैं यूजिंग 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, और 180 प्लस 180 आपका कितना हो गया 360, ये आपका हो गया। तो आप चेक कर लीजिए, ये तो आपको निकालना था POQ प्लस QOR प्लस SOR और प्लस POS इज इक्वल्स टू 360। ठीक, तो हमने वापस से यहाँ पर एक्सियम को अप्लाई किया और इससे ये प्रूव करके दिखा दिया कि सारे जो एंगल्स का सम आएगा वो 360 आएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, इन फिगर फाइंड x, अब हमें x निकालना है। फर्दर फाइंड BOC, COD, AOD, ये सब एंगल्स अलग अलग निकालने हैं। तो अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि आपको x निकालना है, तो ये जो AOB है ये हमारी लाइन है। अब ये हमारी लाइन है तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात होगी कि जितने भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स बने हैं इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना है x प्लस 10, तो आप सीधा सीधा सबसे पहले क्या कर दीजिए x प्लस 10, फिर जो दूसरा एंगल है कितना है आपका x यानी कि प्लस x, फिर जो अगला एंगल है वो कितना है आपका x प्लस 20 यानी कि आपका हो गया x प्लस 20, ये आपका टोटल कितना आ गया 180। आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया x प्लस x, तो ये आपका हो गया 3x प्लस 10 प्लस 20, ये आपका हो गया 30 इक्वल्स टू 180, यानी कि 3x इक्वल्स टू 30 को आपने उधर भेज दिया, कितना हो गया 150। उसके बाद x कितना हो गया आपका, x आपका आ गया 50। अब अगर x आपका 50 आ गया तो एंगल BOC कितना हो गया, एंगल BOC आपका कितना है BOC, ये आपका है x प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20, तो ये तो आपका आ गया 70 डिग्री। उसके बाद आपको निकालना है एंगल COD, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। तो एंगल COD आपका कितना हो गया, ये x दे रखा है, x तो आपका 50 हो गया। और आपको निकालना है एंगल AOD, तो एंगल AOD आपका हो गया AOD ये वाला x प्लस 10, x प्लस 10 का मतलब आपको कितना हो गया 50 प्लस 10 यानी कि आपका आ गया 60। और अगर आप सबको ऐड भी करेंगे तो कितना हो गया 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180, आना भी है 180। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इन फिगर एंगल BOC और AOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, इसका मतलब सेल्फ उसने बता दिया पहले कि भैया हम हमारे दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर का मतलब वही होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो BOC और AOC यानी कि BOC और AOC यानी कि A प्लस B उसने कितना दे दिया आपको, A प्लस B, इसका मतलब आपका हो गया 180। एक तो आपकी इक्वेशन हो ही गई, एक इक्वेशन उसने आपको दे दी a minus 2b equals to 30, यानी कि a minus 2b equals to 30, ये इक्वेशन उसने आपको दे दी है। अब आपको सोल्व करना है, तो सिंपली आप क्या काम करिए, या तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए या किसी एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज पहली इक्वेशन जो है उससे हम निकाल लेते हैं a equals to 180 minus b, ये आ गया, a की वैल्यू 180 minus b हो गई। इस वैल्यू को उठाकर इसमें आप पुट कर दें, तो a की वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे तो कितना हो गया, ये 180 माइनस b
और फिर ये आपका जाएगा -2b, क्योंकि इस a की जगह तो मैंने ये रख दिया ना 180 माइनस b, और ये -2b एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 30। ये आपका हो गया 180 और ये कितना हो गया -3b इक्वल्स टू 30। 3b को उधर ले जाइए, 30 को उधर ले आइए, तो 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 3b, या 3b इक्वल्स टू 150, या b आपका कितना हो गया, b आपका आ गया 50। अगर b आपका 50 आ गया तो इसको यहाँ रख दीजिए, तो सो a आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 180 माइनस b, यानी कि a आपका कितना हो गया 180 माइनस b की वैल्यू रख दीजिए 50, तो a आपका आ गया 150। और अगर a प्लस b आप करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी कह रहा है कि इन फिगर रेज ए बी एंड सी डी, ये रेज है आपकी ए बी और सी डी, इनफैक्ट ये रेज नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर इनको लाइन बोलना चाहिए। ठीक है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, डिटरमाइन y व्हेन x इक्वल्स टू 60। अच्छा, दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग हैं, हम पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं खाली। तो यहाँ पर ये बोल रहा है y को बताओ जब आपकी x की वैल्यू कितनी है 60 है, तो वैसे अगर ये लीनियर पेयर है तो आपको दिख रहा है ना 2x और y कितना हो गया आपका, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पर, ये लाइन है आपकी ए बी। ठीक, तो कितना हो गया आपका ये 2x प्लस y इक्वल्स टू आपका हो गया 180, x की वैल्यू उसने 60 दे दी, यानी कि 2 into 60 प्लस y इक्वल्स टू 180, या ये आपका हो गया 120 प्लस y इक्वल्स टू 180, यानी कि y आपका कितना हो गया 160 आ गया। सेकंड पार्ट का ये, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि x निकालिए अगर y की वैल्यू 40 हो, तो y की वैल्यू अगर 40 यानी कि x निकालिए, यानी कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 180। अब इसमें y की वैल्यू रख दीजिए, तो 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 180, यानी कि 2x इक्वल्स टू 140, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 70। तो दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं हमारे ये। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स इसके देख लिए। अब ये हमारी एक्सरसाइज है 6.1, इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इतने पार्ट में आपको कहीं कोई इशू है तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई डाल दूंगा। थैंक यू।